स्टार्टिंग करेंगे डिटरमिनेंट का, तो डिटरमिनेंट कहते किसको हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में मैट्रिक्स किया था, और मैट्रिक्स में हमने बहुत सारे जाना कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं, तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग जाना मैट्रिक्स वाले में कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर यहाँ पे रो और कॉलम का जो ऑर्डर होता है वो अलग अलग हो सकता है, मतलब कि वो चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसी के अंदर हमने जाना कि जब रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहीं से आप आइए डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही केवल डिटरमिनेंट हो सकता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो डिटरमिनेंट नहीं हो सकता। अब स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है, स्क्वायर होने के लिए कंडीशन है कि उनका रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3x3 और 2x2, और बहुत करेंगे तो 1x1। हाँ, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाले जो आपके सामने हैं इसके ऊपर भी बनता है 4x4, लेकिन ये है नहीं। तो आपके सामने केवल ये 3 जिसमें से 2 ही हैं आपके सामने, जिसपे आपको डिटरमिनेंट पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और पूरा का पूरा डिटरमिनेंट 2x2 और 3x3 के ही चारों तरफ घूमेगा। क्लियर। तो अभी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में है ना कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, बचपन से आप इसको कहते आ रहे हैं मॉडुलस, ठीक है। क्या कहते आ रहे हैं आप लोग, मॉडुलस। कहते हैं कि अंदर कोई भी वैल्यू हो वो बाहर आती है तो कैसी होती है, प्लस माइनस डबल वैल्यू उसकी निकल के आती है, ठीक है, जब हम उसको ब्रेक करते हैं। तो डिटरमिनेंट में के अंदर अगर ऐसा डॉट लाइन आ जाए पैरेलल टाइप के, उसके अंदर कोई एलिमेंट हो, तो हम उसको मॉडुलस नहीं बोलेंगे, उसको डिटरमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास वैल्यू है ऐसा ही मॉडुलस के अंदर इस तरह का, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे डिटरमिनेंट, क्योंकि उसका ऑर्डर 3x3 का है ना, हाँ, एलिजिबल भी है। और अगर ऐसा होता तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या डिटरमिनेंट है, तो ऐसे भी एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टेस्ट में आपको, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन हो और आपको टिक लगाना हो कौन सा वाला सही है। हा? जो नहीं आ रहा है वही सही है, जो नहीं आ रहा है वही सही है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट हुआ क्लियर कि हमने डिटरमिनेंट में 2x2 और 3x3 मेनली पढ़ने हैं, बस। तो जितने में 2x2 होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे वही क्या होंगे, डिटरमिनेंट होंगे। क्लियर, इसको पलट लीजिए फिर से साहब, नहीं बस पलट लीजिए। तो आप देख सकते हो जो फंडामेंटल मेंशन है इसमें है फंडामेंटल कि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस ही डिटरमिनेंट हो सकते हैं। दूसरा कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको मॉड ए इज रीड एज माने डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस, यानी हम उसको मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। मॉडुलस पढ़ेंगे या फिर कहीं मेंशन करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस का एक भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, बस सिंबल छोड़ के। ऐसे सिंबल लग रहा है ना कि ये मॉडुलस की तरह सिंबल है, बस सिंबल छोड़ के बाकी इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर, जी सर। चलिए अभी बात करेंगे इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट कि किसी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट जिसका स्क्वायर डिटरमिनेंट हो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1x1 2x2 और 3x3 तीनों का देखा जाएगा, ठीक है, क्या हो कोई दिक्कत, चलिए। देखिए
अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में अगर 1 क्रॉस 1 का है तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा, और जब एक एलिमेंट होगा उसके अंदर तो वो बाय डिफॉल्ट ही क्या बन जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो कि आने वाला नहीं है आपको। आपके पेपर में पूछेगा नहीं, जानता है कितना आसान क्यों पूछेगा, ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा तो बहुत 30-40% बच्चे फेल ही हो जाएंगे। अगर एमसीक्यू में दे दिया तो दे दिया ना। चलिए नेक्स्ट है 2 क्रॉस 2 का। तो जैसे कि ए बी सी डी ये 2 क्रॉस 2 है, इसको कैसे करेंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। हाँ, ए डी माइनस बी सी, ये क्या है आपका, देगा हमेशा वैल्यू देगा, ए की वैल्यू क्या देगी हमको, मतलब हम क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 4 बोलेगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, तो आएगा 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, आंसर कितना आ गया, समझ में आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे अंदर, माइनस बीच में आएगा तो करेंगे, बस सेकंड में आता है, हाँ फर्स्ट वाले में नहीं सेकंड वाले में आएगा। ये कहने लायक नहीं था बाबू, तो चलो मान चलो यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो अब क्या होगा, तो 4 1 जा 4 है और 3 2 जा 6, अब माइनस माइनस अब कितना हो गया 10। तो मैं चलो उसी तरह अब किसकी बात करेंगे हम लोग, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है, बड़ा वाला। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों ने इसको कई जगह पढ़ना है, एक यहाँ पढ़ना है, एक वेक्टर में भी पढ़ना है। याद हो अगर वेक्टर में आई जे के की वैल्यू लिख के और नीचे वैल्यू लिख के क्रॉस में ठीक है, तो इसीलिए ये 2-3 जगह है, फिजिक्स में भी है एक जगह, ठीक है, तो टोटल 2-3 जगह आपको मिलेगा, इसलिए आप एक जगह भी अगर तैयार कर लोगे तो बाकी हर जगह आप अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट भी है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे 1 को, ठीक है, ऐसे फिर ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, ठीक है, परपेंडिकुलर दोनों तरफ हटा देंगे, बचा 1 2 3 4 एलिमेंट, तो 9 5 45 माइनस 8 6 48, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरे नंबर पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। अब जब माइनस साइन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 और 7 छक्का 42, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, तो इसे दिमाग में रखना, प्लस माइनस प्लस दिमाग में रखिएगा, ठीक है, हमेशा आप कुछ करो चाहे ना करो, क्योंकि इसका प्रूफ आपको आगे देखने को मिलेगा जब हम माइनर और कोफैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32 माइनस 7 5 35, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब सिंपल बता दो, -3 हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से 6 प्लस 12, यही होगा ना, वो माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा -6, तो आंसर कितना आया +3, ये आ गया आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हो। 9 होगा सर, 3 3 9 तो 0 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, यही बोला है, कोई ना कोई बोला है, हम बोले हाँ क्लियर हुआ, ये 0 हो गया, ठीक है, यानी कि इसका ऑर्डर का जो हम लोग का वैल्यू होगा इस डिटरमिनेंट का, वो क्या होगा 0 होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने 3-4 पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है, हाँ
फंडामेंटल हो गया, ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का हो गया ना। अब किसका नंबर आता है? माइनर्स का। माइनर्स क्या होता है? ठीक है, तो माइनर्स है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की चर्चा करें, सॉरी डिटर्मिनेंट की, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, बस डिटर्मिनेंट में इतना फ्रीडम मिल जाता है ना कि आप उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में आप उसकी वैल्यू निकाल के बाहर नहीं कर सकते, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, बाकी जैसा मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन था वैसे ही हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A11, A12, A13, A21, A31, A3, A23, A32, ठीक है, 22 और यहाँ पे 32 लिखे तो है सही, ठीक है, और यहाँ पे A23 और यहाँ पे A33, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब माइनस में क्या है? व्हाट इज माइनस? यू शुड नो, ठीक है। ए आई जे की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो बोला है माइनस ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith एंड jth रो। यानी कहने का मतलब है कि हम मान लो कि हमको इसकी वैल्यू पता करनी है ना A11 का, तो हमको उसका ये वाला रो और उसका ये वाला रो डिलीट कर दीजिए। कर दिए, तो जो बचता है, तो कौन बचता है? ये बचता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? माइनर। तो कैसे कहेंगे? ऐसे नहीं कह देंगे, ठीक है। कहने के लिए बकायदे थोड़ा सा उसका तरीका है। हटा दें इसको, तो तरीका देखते हैं हम लोग। तरीका क्या है कि अगर हमको A11 का क्या निकालना है, माइनर क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो A11 को अब हम लिखेंगे क्या? M11, क्योंकि हमको M11 का क्या निकालना है? माइनर निकालना है। ये A11 एलिमेंट की लोकेशन है, वर्क करना, और M11 माइनस की लोकेशन है कि माइनस क्या है, ठीक है। अच्छा, M11 कितने, ये गायब हो गया तो बचा A22, A33, A22, A33 माइनस A23, A32। ये है हमारा आपका क्या है? ये माइनर। क्लियर हुआ? बस, दिस इज द माइनर। तो हेंस वी कैन गेट 9 माइनर। हमको 9 गो माइनर मिलेगा। मिलेगा? नहीं बुझे तुम? हाँ ठीक है, सबका एक है। हाँ, सबका एक तो मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो एगो एलिमेंट में निकल के आएगा ना। जैसे इसका करोगे तो ये दे देगा, इसका करोगे तो 1 2 3 4, इसका करोगे तो ये 4 गो, फिर इसका करोगे तो ऐसे करके पूरा का पूरा आपको मिलेगा 9। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं 9 गो माइनर, यानी कि माइनर्स बोलते हैं। ठीक है, अब माइनर्स जब जान गए निकालना, ठीक है, इस पर एक वैल्यू रख दीजिए, एक रख ली, एक हाँ एक नंबर रख लीजिए। ऐसे 1 2 3 4 ही मान लो। हाँ ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा है? 5 नंबर है ना, तो 9 5 कितना होगा? 45। और ये कितना है? 8, और ये क्या है? 6, 8 6 का 48। तो कितना आया? समझ में आया? तो ये माइनस माइनस हो गया। अब को फैक्टर किया जाए, चलिए हटा दें इसको। इसका सिंगल वैल्यू निकलेगा ना, वो सिंगल। हाँ, इसका यूज करेंगे हम लोग कि इनवर्स में भी इसका उपयोग है। माइनस को फैक्टर के अंदर माइनस का उपयोग है ना। है, किससे पूछ रहे हैं? हटा दें इसको। देखिए, अब हम लोग चर्चा करें किसकी? कोफैक्टर की। अब कोफैक्टर क्या होता है? तो कोफैक्टर कुछ नहीं होता है, कुछ दमे नहीं है उसमें। नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ना है। ठीक है, तो कोफैक्टर जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले नहीं मिटाना चाहिए था, फिर मेहनत करेंगे। A12, A12 A13, A13,
ऑफलाइन तो दिख रहा है इधर उसके बाद आ जाए इधर आ जाए 3 2 सर सही है। सही है यार मिटाइए बात ये ताले हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए कोई नहीं, हमें कोई नहीं बना सकता, क्या सर हमें कोई नहीं बना सकता, बात सही सब बना सकते हैं। कोफैक्टर की बात करें हम लोग अब, तो कोफैक्टर क्या होता है? तो देखिए अभी हम लोगों ने माइनर निकाला, माइनस MIJ अभी निकाला ना। जैसे मान चलो कि अगर यहाँ पे M11 था तो हमने निकाला A22 into A33 माइनस माइनस A32 into A23, ये हमने माइनस निकाल लिया। कोफैक्टर बोलता है ना कि सिंपल आपको बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना है। क्या कोफैक्टर बोलता है कि कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ, सिंपल। ठीक है, इसमें बस ये वाला पार्ट इंक्लूड हो, और इसके इंक्लूजन से माइनर से क्या बन गया है? कोफैक्टर। समझ में आया? तो अभी इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे? यहाँ पे AIJ है, ठीक है। मान के चलो हमको किसकी वैल्यू पता करें? A22, तो यहाँ पे रखिए A22 रख दिया, इज इक्वल टू -1 2 + 2 इंटू, अब M22 की वैल्यू क्या होगी? तो A11 A33 होगी, A11 A33, ठीक है। अब माइनस A13 A31 A13 A31, क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बस जानते हैं इतना इंक्लूड हुआ है ना ताकि आपको प्लस माइनस का एहसास कराता रहेगा। मैच ही कर रहे हैं मैथ ही कर रहे हैं, समझ आया? तो ये हो गया आपका क्या? कोफैक्टर। अब इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो कोफैक्टर, ठीक है। अब मानो 3 2 आ गया तो 3 2 5 होता है, इवन ऑड है ना? 3 2 5 तो ऑड है, तो यहाँ पे आगे माइनस साइन आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। और अभी 2 2 क्या है? 4 इवन है, तो माइनस साइन नहीं आएगा। तो समझ लो जहां जहां ऑड बन रहा है वहां वहां माइनस आएगा। तो यहां पे माइनस आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। 4 जगह आपको कोफैक्टर जब निकालोगे तो वहां वहां आपको ऑटोमेटिक माइनस मिल जाए। 2 क्वेश्चन लगाओगे, तीसरे क्वेश्चन में बिना आपको लगाए हुए ही वैल्यू समझ में आने लगेगी। समझ में आया? ये इजी वाले, बस समझ लो इंपॉर्टेंट वाइज। समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे चर्चा करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कि जैसे कोई ट्रायंगल है उसकी एरिया आप डिटरमिनेंट की मदद से कैसे निकाल सकते हो? इंपॉर्टेंट है। चल ट्रायंगल का समझते हैं। तो जब भी हम ट्रायंगल की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ बेसिक हम आपसे जान लेते हैं कि ट्रायंगल को कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया, किन किन बेसिस पे डिवाइड किया गया? साइड्स पे, एंगल पे। वाह, गजब का तेज लड़का है। ये बताइए साइड्स के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड? बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस, स्केलेस ट्रायंगल, स्केलेन। स्केलन वही स्केलेस है स्केलेस। हम सही बोल दिए क्या? गड़बड़ हो गया। हमने वही बोला। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल 3 हो गए। किसके बेसिस पे हैं ये? साइड्स के बेसिस पे, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड सेम, आइसोस्केलेस में 2 साइड सेम, और स्केलेन में कोई साइड सेम नहीं। अच्छा, सेकेंड है एंगल के बेसिस पे, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 भाग में। कौन कौन सा? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल। वाह, वेरी गुड। नहीं दीजिए। देखिए ये और ये, जो क्या कहते हैं सनवाज? वो जो 3 को ऐसे से किए हैं, जो कि वो पॉइंट अभी
वर्टिसेस कहते हैं, बेशरम कहते हैं अब बोल जाओ ये किया अभी। वर्टिसेस, ठीक है। और फिर एक और है आपके पास, मैं एक और ऑप्शन दूंगा आपको। ये बताइए अकेले को क्या कहते हैं? ऐसा कोई कहते हुए क्या रे गुंडा बनेगा गोंडा नहीं बना ऐसा, पढ़ाई में? उसे भी नहीं बना कैसे पाउडर बनाओगे? उसके लिए केमिस्ट्री पढ़ के अच्छा इसलिए केमिस्ट्री फोकस कर रहा है, टेंशन में है लड़का। चलिए, एक को कहते हैं वर्टेक्स और कई सारे को कहते हैं वर्टिसेस, एक वचन बहुवचन, ठीक है वो वाला। तो अभी मान लो ये एक पॉइंट होगा और अगर हम इसको एक्सिस पे ड्रॉ कर दें तो वहां पे एक्स और वाई के दो वैल्यू निकल के आएंगे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो एगो हो जाएगा x1 और एगो हो जाएगा y1, हाँ या ना। उसके बाद इसकी बात करो तो एगो हो जाएगा x2 y2 और इसकी बात करो तो हो जाएगा x3 y3। 3 पॉइंट, 3 वर्टेक्स, 3 कोऑर्डिनेट्स, क्लियर। अब फॉर्मूला बोलता है कि ए एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट खींच दो। उसके बाद ए को मिल दो x1 x2 x3 y1 y2 y3। अभी तीसरा वाला क्या है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि ट्रायंगल है ना वो 2 डायमेंशन है, गौर करना बात को, वो क्या है 2D है। अभी यहाँ पे अगर प्रिज्म होता तो 3D हो जाता, तब वहां पे Z1 Z2 Z3 की बात हम लोग करते। तो हाँ 3D प्लेन में गौर करना, 3D प्लेन में अगर थोड़ा सा भी अगर आपने गलती से भी देखा हो उसको तो वहां पे x1 y1 के अलावा एक और तीसरा प्लेन नाम है Z1 और रिलेटेड फॉर्मूले में है, ठीक है। फॉर्मूला याद करना बहुत ही बेहतरीन काम है। ठीक है, किसका? शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है, बस शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है, बाकी सब है। सर वहाँ में 1 1 के लिए 0 भी तो ले सकते थे जी वैल्यू वही पूछ रहे थे। नहीं, जैसे कि हम हमेशा दुनिया में मानते हैं यूनिटी, कि हर एक चीज की उत्पत्ति एक से हुई है और हर एक चीज का विनाश एक में ही होगा, इसीलिए वहाँ पे एक लिखा गया। इसीलिए वहां पे एक लिखा गया है। अच्छा एग्जांपल है थोड़ा सा भावात्मक तौर पर समझाना चाहिए। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए आप देखो एक बकायदे एक स्टेप दिया हुआ है, उन स्टेप को हम लोग थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार आप समझ गए तो उन स्टेप को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हटा दें इसको, समझ में आ गया? एरिया निकाल लेंगे ना, एगो निकाल लो फट देना। तो मान चलो 2 3 हाँ 2 3 तो हो ही सकता फिर से ना, -2 -3 ये हो सकता है, ठीक है। हाँ और ये क्या जाएगा 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप रखो, ठीक है, रख के सॉल्व करके बताओ जल्दी से। तो डिटरमिनेंट था, गजब है सब एकदम लोरू किस्म के, इसीलिए तो नहीं कैसा आ रहा 2 -5/2 -2 कितना है तुम्हारा? -3 और 3 5 आ गया ना तुम्हारा। उम्मीद तो है कि तुम्हारा सही हो, भगवान तुम्हारा भला करे। 1/2 2 -3 -2 -3 -2 -3 1 -4 + 9, यही है ना? हो इतना आया है ना? अच्छा 1/2 अब क्या है 3 2 5 10 कितना -10 और 3 2 5 15 ना +15 और 5 वहां से भी आएगा +5 तो 15 5 20 20 में से 10 और 10 2 / 5। वाह इसका सही है सर 2.5। जो y1 लिखे 2.5 y2 को लिख दिए बस नहीं हो गया।
तो हम लोग बस ही लिखते हैं 5 क्या है? क्या 5 5 के आगे भी लिखेंगे एग्जाम में। 5 के आगे Square. स्क्वायर यूनिट। हाँ, स्क्वायर यूनिट ऐसे लिखेंगे तो नंबर आधा नंबर कट जाएगा फ्री फॉरवर्ड का। कितना है? आधा नंबर तो हाँ नहीं आ रहा सीधा स्क्वायर यूनिट लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा। नहीं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो कट जाएगा, इतना है। मेंशन करना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट यूनिट ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, क्लियर? समझ नहीं, इसको एकदम हल्के में मत लीजिए स्क्वायर यूनिट, सब यूनिट की शुरुआत करें हम लोग। अरे इनवर्स की बात करने वाले थे ना। हाँ, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ स्टेप्स गिवन है, ठीक है। सबसे पहले उन स्टेप्स को ध्यान देंगे, उसके बाद उसको रियल क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा और देखा जाएगा वो होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले हम 2x2 पे लगा जाएगा या 3x3 पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2x2 में थोड़ा आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला काम स्टेप 1, फाइंड आउट माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट। तो सबसे पहले आपको माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट का, करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपको 1 नंबर में नहीं आने वाला, ना 2 नंबर में आना है, ये कम से कम 3 से 4 नंबर में आता ही आता है। तो इसलिए उतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1-2 नंबर में आया ना तो वो 2x2 मैट्रिक्स का माइनर पूछेगा, जो कि तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 3x3 देगा तो कैलकुलेशन है। 2x2 का माइनर कौन सी बड़ी बात है आप लोग के लिए? कुछ नहीं है। A11 A12 A21 A22। अब इसका पूछेगा तो ये हो जाएगा और हो जाएगा ना, सिंपल, ये गया। इसका पूछेगा तो ये हो जाएगा, इसका पूछेगा तो ये हो जाएगा, समझ में आया सब। तो ये 2x2 में बहुत मेहनत नहीं है, मेहनत है आपका 3x3 और 4x4 में। 4x4 नहीं वो पूछेगा। आप लोग को नहीं पूछेगा वो 4x4, लेकिन लिखना हम लोग के टाइम था 4x4 लेकिन नहीं था, क्वेश्चन था, हम लोग टाइम में था 4x सिलेबस में से कुछ कटानी का समस्या ये थी। आप लोग टाइम में तो इतना करिए समझ में कि सिलेबस क्या है और टॉपिक क्या आने वाला है। चलिए, तो पहला है हम लोग माइनर पता करेंगे हर एक एलिमेंट का। दूसरा है जब माइनर पता हो जाएगा तो कोफैक्टर पता करेंगे हम। तो अब देखो सिंपल बात है कि आप माइनर और कोफैक्टर दोनों एक ही साथ निकाल लो, नहीं समझे? देखो सबसे पहली बात कि अगर ये आपके सामने एक मैट्रिक डिटरमिनेंट है, ठीक है, और हमको बोला है कि इसका माइनर निकालो, तो माइनर हम निकालें और हमको कोफैक्टर भी निकालना है, तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट माइनर कोफैक्टर एक में निकालें। और माइनर कोफैक्टर की सिंपल क्या है, तो आप यहाँ पे कोफैक्टर लिख के यहाँ पे ऐसे, और इसको देखो A11 है ना, और 1 क्या होता है 2, और 2 इज इवन, तो इसको वैल्यू कैसा होगा, तो सिंपल होगा इसका प्लस A22, कोफैक्टर माइनर सब कुछ इक्के। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? हाँ। अब मान लो कोफैक्टर ए होगा पहले वाले का, दूसरा कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये किसका हो गया C11 का हो गया। अब बोले C12 का, तो 1 2 3 और 3 इज ऑड, तो ये जाएगा माइनस A21, ठीक है। और बोले C21 ये भी माइनस A12, और C22 बोले प्लस A11। बोलिए कोई दिक्कत? ये सिंपल, ये तरीका है माइनर को फैक्टर को लेकर ही लपेट दो एकदम, ठीक है। लेकिन हाँ लिखना जरूर, स्टेटमेंट में नहीं लिखोगे कि हम क्या निकाल रहे हैं, नहीं लिखेंगे कि हियर वी फाइंड द कोफैक्टर और माइनर, कुछ भी लिखेंगे ना, वो तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए देखो सिंपल एकदम, जो आपने कोफैक्टर निकाला है ना, उस कोफैक्टर को जब वापस इसके अंदर पुट कर दोगे ना, उसी को कहेंगे हम लोग एडजॉइंट ए। मैं कह रहा हूं सिंपल है वो, जैसे यहाँ पे C11 C12 C21 और C22, इसी को कहते हैं एडजॉइंट ए। अभी आप कुछ बोले हो, नहीं बोलोगे तो उसको क्लियर किया जाएगा ना, मतलब वो निकाले क्यों, उसके बिना हो भी नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि जानते हो अभी देखो तुम कहो कि इसको निकालने की जरूरत क्या है, क्या वापस से वही वाला एलिमेंट मिल रहा है हमको, C11 में चेंज हो गया है, तो इसी वजह से वो वाले एलिमेंट हमको मिले। अब इसको कहते हैं एडजॉइंट है, चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का, डजंट मैटर। आपको ये कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर को जब आप अरेंज कर दोगे वापस से उस डिटरमिनेंट के अंदर, तो वापस उसको क्या कहेंगे हम लोग, एडजॉइंट, इसको बोलेंगे एडजॉइंट।
बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। अब एक और चीज आता है ना, मॉड ए। क्या होता है? मॉड ए। ये मॉड वाला है, मॉड है, असली वाला मॉड है जो आप लोगों को मॉड करना है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको मैग्नीट्यूड निकालते हैं, निकालेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इनटू, अभी हम लोग शुरुआत में किए भाई निकालने, हाँ, तो निकालिए डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो आपने डिटरमिनेंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया, और आपने कोफैक्टर निकाल लिया। इसमें इन तीनों पॉइंट में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछे तुरंत हमसे। इमरान, सदाब, शाहनवाज, जी नहीं सर, इधर सब आ रहा है? वेरी गुड। कुछ नहीं आ रहा है सर, जब करेंगे सवाल तब ना पता चलेगा। मैंने ऐसे पूछा था, मैं हाँ, जस्ट ऐसे तो- ऐसे पूछा। जस्ट मान लिया सर, Just। जस्ट मान लिया। तो इसको हटा देना। Yes, sir। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है? तो इनवर्स क्या है? व्हाट इज इनवर्स? तो इनवर्स है ए का सर पे -1, इनवर्स हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये हो गया, और एडजॉइंट ए। तो अभी आपको हमने बताया मॉड ए यानी डिटरमिनेंट ए निकालने का तरीका, और उसके बाद अभी एडजॉइंट ए बताया कैसे निकलता है, ठीक है? और बस इसे प्लेस कर देंगे, आपको ए इनवर्स की वैल्यू बिल्कुल अच्छे से प्राप्त होगी, यस हो जाएगी। यस चल, जॉइंट ए में वैसे ही करेंगे ना जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू वहां पे वही होगी। जैसे C11 और C22 फिर माइनस C12 और माइनस अरे C21 जैसे हाँ। ऊपर क्रॉस किया है ना, वैसे जॉइंट ए की बात कर रहे हैं। माइनस प्लस का आएगा। माइनस प्लस का अंतर आएगा थोड़ा सा, ठीक है? नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें भी कुछ दम नहीं है, ठीक है? एकदम आसान है, बहुत आसान है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है ना, इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। तो हमारे सामने तीन थे लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स के हैं, और आपने बोला 2 वेरिएबल और 3 दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब कि a x और y करके भी आ सकता है, ठीक है? तो x और y तो आसानी कर लेंगे, कोई बड़ी चीज तो है नहीं आप लोगों के लिए, कर लेंगे ना? अरे 2 वेरिएबल का रहेगा, 2 वेरिएबल का वो तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल का है, x y z, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? किसकी मदद से? डिटरमिनेंट की मदद से, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे। किधर करेंगे? अलग अलग। कैसे करेंगे? तो a की वैल्यू सबसे पहले a बनाएंगे मैट्रिक्स, जिसमें होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है? उसके बाद x बनाएंगे, ठीक है? इसमें x में क्या हो जाएगा? x y z, ठीक है? उसके बाद बनाएंगे b इज इक्वल टू d1 d2 d3, ठीक है? और इस यहीं पे फॉर्मूला आपका बनेगा, क्या बनेगा? ax इज इक्वल टू b, बस यही बनाना है, यानी कि एक और ठीक है? हाँ, ax इज इक्वल टू b, और हमको x की वैल्यू पता करनी है, x y z की वैल्यू पता है नहीं, क्योंकि यही चीज का वैल्यू पता करना है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स B एक इनवर्स फाइंड करना है। अभी इनवर्स पता किया हम लोगों से पहले, एकदम वो करेंगे, उसके बाद b को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर, उसके बाद करना पड़ेगा। हाँ, 4 नंबर में मिलेगा ही, 5 नंबर सर, अच्छा 5 नंबर में, 3 या 5 हाँ 3 या 5, ठीक है? 3-5 करना पड़ेगा आपको इसमें। तो इसीलिए तो कह रहा है कि इसको शुरुआत पहले नहीं करेंगे, पहले वही करेंगे जो आपको एकदम 100% आ रहा है, लिखते ही खत्म हो हाँ, लिखते ही खत्म हो जाए। नहीं होगा जल्दी। देखिए, सोचने की आवश्यकता ना पड़े आपको, टाइम वेस्ट वाला काम नहीं करेंगे। वहाँ पे सर 200% की एक्यूरेसी होती है। हाँ, वही कह रहे हैं, तो मतलब हर एक क्वेश्चन को नहीं छूते हुए चलेंगे। Yes, sir। हाँ, 4 छोड़ते जाएंगे।
नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है बोर्ड में, ठीक है। जब आप बैठेंगे तो उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डिसाइड करेगा कि कितना माइंड प्रेजेंट है। ज्यादा होता है सर 2% की है। तो सब x इज इक्वल टू a इनवर्स p। Yes. क्लियर? ये हो गया हमारा निकालने का लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, Yes, sir. ठीक है, एक क्या 10-20 लगा लीजिएगा, Yes, sir. और ताकि हम प्रैक्टिस हो जाए। जब ये लीनियर इक्वेशन हो गया ना, Yes, sir. तो अब लीनियर इक्वेशन को कैरेक्टराइज करते हैं दो पार्ट में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन निकले, Yes, sir. यानी कम से कम एक की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। Yes, sir. अभी मान लो कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ऐसा शब्द सुना होगा आपने। हाँ, तो वो लीनियर इक्वेशन के अंदर ही थे, Yes, sir. जिस जो बताते थे कि वैल्यू कैसे जब फाइंड करोगे तो वो वैल्यू सही में है कि नहीं है, ठीक है। Ratio रखना. हाँ, रेशियो कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या है, Unique solution. गुड। उसके बाद a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 क्या है, Infinite solution. इनफाइनाइट। वाह। और उसके बाद अगर आपके सामने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या है, No solution. गजब लड़का है, तेज लड़का है। यही वाले इसी में था कंसिस्टेंट, तो जिसमें सॉल्यूशन मिले वो कंसिस्टेंट, और जिसमें कोई सॉल्यूशन ना मिले वो इनकंसिस्टेंट। क्लियर? यस सर तो ऐसे करके ये आप लोगों का डिटरमिनेंट चैप्टर हो गया समाप्त, थ्योरी। और अब आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना है एकदम।